सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और साहित्य सागर में से कहानी करेंगे जिसका नाम है भेड़ और भेड़िए। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इसमें लेखक ने भेड़ और भेड़िया के एक हास्य व्यंग्य प्रधान की रचना करते हुए बताया है कि इसमें भेड़ें उस भोली भाली जनता की प्रतीक हैं जो चुनाव के अवसर पर किए गए मिथ्या प्रचार से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट देकर विजयी बना देती हैं जो वास्तव में उनके शोषक होते हैं। भेड़िया उस साधन संपन्न शोषक वर्ग का प्रतीक है जो कुछ लोगों को प्रलोभन दिखाकर उनसे चुनाव में मिथ्या प्रचार कराते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। इसमें जो लेखक बताता है, कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक बार वन के पशुओं ने अनुभव किया कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। सबने मिलकर एक मत से तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। लगा कि शीघ्र ही सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आने वाला है। जिस वन प्रदेश का उल्लेख किया गया है वहां भेड़ें बहुत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष थी। वे घास तक को फूंक फूंक कर खाती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई प्राणी किसी दूसरे को ना सताए, सब जिए और जीने दें। समाज शांति, स्नेह और बंधुत्व पर आधारित हो। भेड़ियों ने सोचा कि अब उनकी मुसीबत की घड़ी आई। भेड़ों की संख्या अधिक है, इसलिए पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा। यदि ऐसा कानून बन गया कि कोई किसी पशु को ना मारे तो हम क्या खाएंगे? हमें घास चरना सीखना होगा। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उत्साह बढ़ता जाता और भेड़ियों का दिल बैठता जाता। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। जब भेड़िया बच्चा शिकार फेंक देता है तो सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं। वे भेड़िए के आसपास दुम हिला हिलाकर उसकी जय बोलते रहते हैं। एक दिन बूढ़े सियार ने गंभीरतापूर्वक भेड़िए से पूछा कि आपके मुख रूपी चंद्र पर चिंता के बादल क्यों छाए रहते हैं? वे सियार कुछ कविता भी करना जानता था, शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर भी कह सकता था। भेड़िए ने सियार से कहा कि क्या तुझे पता नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? उनका राज तो अब गया हुआ ही है, समझा जाना चाहिए। उनका राज तो अब गया हुआ ही है, समझा जाना चाहिए। सियार ने दांत निकालकर चापलूसी करते हुए कहा कि वह तो उन्हीं ही अपने माँ बाप समझते हैं। वह किसी और सरकार को नहीं जानता। उनका दिया खाता है, उन्हीं के गुण गाता है। भेड़िए ने बताया कि आने वाले समय में उसे सूखी हड्डियां भी खाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब कुछ जानता था, पर जानकर भी ना जाने का नाटक करने में पारंगत था। यदि उसमें यह कला ना होती तो वह शेर ही बन गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश में होने वाले पंचायत के चुनाव की बात सियार को समझाई और गिरे मन से बोला कि चुनाव पास आता जा रहा है, इसलिए अब वहां से भागने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। सियार ने भेड़िए को सर्कस में भर्ती होने की सलाह दी। उस पर भेड़िया बोला कि बदनाम होने के कारण वहां उसे कोई नहीं पूछता। वहां तो शेर और रीछ को ही लेते हैं। सियार ने भेड़िया को अजायब घर में जाने की सलाह दी और भेड़िया बोला कि सुना है वहां भी जगह नहीं है, वहां आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने ध्यान मगन होने का अभिनय किया। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और फिर थोड़ी देर बाद बोला कि वह सब कुछ समझ गया है। यदि भेड़ों की पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो कैसा रहे? भेड़िया चिढ़कर बोला कि वह बेसिर पैर की बातें करता है। उनकी जाति की संख्या कुल 10% है। भेड़ें तथा अन्य छोटे 90% है। भला वे हमें क्यों चुनेंगे? क्या जिंदगी अपने आप को मौत के हवाले कर सकती है?
काश ऐसा हो सकता। बूढ़ा सियार बोला कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, उसे एक दिन का समय चाहिए। इसी बीच वह कोई अनुकूल योजना बना लेगा जिससे सारी समस्या का हल निकल जाएगा, परंतु उन्हें उसके कहे के अनुसार ही चलना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने शिकार को अपना गुरु मानकर उसके आदेश का पालन करने की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में, दूसरे को नीले रंग में और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया था। बूढ़े सियार ने बताया कि वे तीनों रंगे सियार हैं। वे उनकी सेवा करेंगे और चुनाव में उनका प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका प्रकट करते हुए कहा कि उनकी बात कौन मानेगा, वे तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम हैं। सियार भेड़िए का हाथ चूमकर बोला कि रूप रंग बदलने से तो आदमी तक बदल जाते हैं, फिर वे तो सियार हैं। बूढ़े सियार ने भेड़िया का रंग रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए। फिर भेड़िए को बताया कि अब वे पूरे संत हो गए हैं, अब उन्हें भेड़ों की सभा में चलना है और वहां पहुंचकर 3 बातों का ध्यान रखना है। वे अपनी हिंसक आंखों को ऊपर नहीं उठाएंगे, हमेशा नीचे की ओर देखेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं। वे नन्ही सुंदर मुलायम भेड़ों को देखकर ललचाएंगे भी नहीं। भेड़िए द्वारा रंगे सियारों के बारे में पूछे जाने पर बूढ़ा सियार बोला कि वे तीनों उनका चुनाव प्रचार करेंगे, उन्हीं के बल पर वे चुनाव लड़ेंगे। वह पीला सियार बड़ा विद्वान, विचारक, कवि और लेखक है। वह नीला सियार नेता और पत्रकार है। वह हरा वाला धर्मगुरु है। बूढ़े सियार की बात सुनकर भेड़िया बोला कि कवि, लेखक, नेता, विचारक तो अच्छे लोग होते हैं, क्या वे तीनों भी वैसे ही हैं? बूढ़े सियार ने बताया, वे तीनों सच्चे नहीं हैं, वे तो बस रंगे हुए हैं। इसके बाद वे सभा की ओर चल पड़े। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंग सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। वह सिर झुकाए विनय की मूर्ति बना हुआ था। एक स्थान पर हजारों भेड़ों का झुंड संत के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़े सियार ने संत के आने की खबर फैला दी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के पास पहुंचे। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले ही यहाँ वहां बैठे सियारों ने भी जय जयकार को दोहराया। भेड़ों ने देखा तो वह बोली कि उन्हें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए, वे भेड़िए को पहचान गई थी। बूढ़े सियार ने भेड़ों को रोककर कहा कि अब उन्हें भेड़िए से डरने की आवश्यकता नहीं, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, वे हिंसा का त्याग कर चुके हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वे पिछले 7 दिनों से घास खा रहे हैं, वे दिन रात भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में समर्पित कर दिया है, अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनकी याद करके कभी कभी संत की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने उन पर जो अत्याचार किए हैं उनके कारण उनका मस्तक लज्जा से झुक गया है। बूढ़े सियार ने भेड़ों की संबोधित करते हुए आगे कहा कि अब भेड़िया राजा उनकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। आज सुबह एक निरीह भेड़ के बच्चे के पैर में कांटा गड़ गया तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाला, पर वह बेचारा चल बसा। तब भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि की। उनके घर के पास हड्डियों का जो ढेर लगा है उसके दान की भी उन्होंने घोषणा की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, वे उनसे भयभीत ना हो, उन्हें अपना भाई समझे। अपने भाषण के बाद बूढ़े सियार ने संत बने भेड़िए की जय बोली। भेड़िया चुपचाप विनय की मूर्ति बना बैठा रहा। भेड़ों को देखकर मुंह में आई लार को वह चुपचाप गुटक जाता। बूढ़ा सियार फिर बोला कि भेड़िया संत उन्हें स्वयं संबोधित करना चाहते थे, परंतु प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, उनका गला रुद्ध हो गया है, वे कुछ कहने में असमर्थ हैं। वे उन तीनों रंगीन प्राणियों को देखें, वे शायद उन्हें पहचान ना सकेंगे, पहचानेंगे भी कैसे? वे स्वर्ग के देवता हैं, वे हमें उपदेश देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनमें से पीले विचारक और कवि हैं, नीले नेता और पत्रकार हैं, हरे वाले धर्मगुरु हैं। सबसे पहले पीले वाले कविराज आपको दिव्य संगीत सुनाएंगे। पीले सवार को हुआ हुआ के अतिरिक्त कुछ और तो आता ही नहीं था। वह हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। शेष सियार भी वैसा ही करने लगे। बूढ़ा सियार ने शेष सियारों को चुप रहने का संकेत किया।
उसने बड़ी चतुराई से बात संभाली। बोला कि कवि जो कोरस में गीत गाते हैं इसलिए वे उनकी बात नहीं समझ सकते। कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि कैसा। उनकी कविता से अमृत भरे स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। वे अपनी वाणी में बता रहे हैं कि भेड़िया महान है, सर्वव्यापक है तथा सर्वशक्तिमान है। सुबह उनके मस्तक पर तिलक करती है, संध्या को उषा उनका मुख चूमती है, हवा उन पर पंखा झलती है, रात में उन्हीं की ज्योति तारे बनकर चमकती है। उनके चरणों में नतमस्तक होकर कवि गौरव का अनुभव करते हैं। अब नीले सियार की बारी थी। वह बोला कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल हैं, उनकी रक्षा बलवान भेड़िए ही कर सकते हैं। भेड़ों को चाहिए कि वे भेड़ियों को अपने भाई समझे और उनके हाथ में अपने हितों को सुरक्षित समझ निश्चिंत हो जाएं। वे दोनों एक ही जाति के हैं। भेड़े और भेड़ियों में कोई अंतर नहीं ना समझे। बेचारे भेड़िए का व्यर्थ ही बदनाम कर दिया था। बेचारे भेड़िए को व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया था। भेड़ों को खाने वाले तो और हैं जो उनकी हड्डियां भेड़ियों के द्वार पर फेंक जाते हैं। वे कमजोर हैं, इसलिए वे पंचायत में बोल भी नहीं पाएंगे। उनके हितों की रक्षा भेड़िए राजा ही कर सकते हैं। यदि उन पर कोई अन्याय हुआ तो वे डट कर लड़ेंगे, इसलिए वे अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को चुनकर भेजे। हरे रंग के धर्मगुरु ने कहा कि जो इस लोक में त्याग करेगा वह उस लोक में सुख भोगेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को ही वोट दें। भेड़िए राजा दानी है, परोपकारी है और संत है। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह वैसा ही प्रचार हुआ और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई शुभ चिंतक और हित रक्षक नहीं है। जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी रक्षा के लिए भेड़िए को ही चुना। पंचायत में भेड़ों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया कि हर भेड़िए को नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल आधी भेड़ ही दी जाए। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे ढोंगी तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलने के लिए भेड़ों और भेड़ियों की इस कथा को माध्यम बनाया गया है। भेड़े सीधे साधे व्यक्तियों का प्रतीक है जो चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज राजनेताओं के बहकावे में आकर उनको चुनते हैं और चुने जाने पर भेड़िए रूपी ये राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तथा भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से ऐसे ही राजनेताओं की पोल खोली गई है। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कल हम इसको जूम मीटिंग में इसका वार्तालाप करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।